पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अर्शद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज कुछ बात करेंगे डॉक्टर्स की गफलत की और इस वजह से जो इंसानी ज़िंदगियाँ ख़तरे में किस तरह पड़ती हैं, इंसानी ज़िंदगी का ज़िया किस तरह से होता है और फिर जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम किस तरह से करते हैं, कौन से इदारे हैं जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिसेस को वहाँ पे देखा जाए। और आज जो नन्ही निशवा है वो अपने अल्लाह को प्यारी हो गई, लेकिन डॉक्टर्स नेग्लिजेंस की वजह से। और जिस हस्पताल दारुल सेहत का जिक्र आ रहा है वो आज भी अपनी जगह वैसे ही काम कर रहा है। लोगों पर छापे कुछ मारे जा रहे हैं, कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इस पर थोड़ी तफसील से बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे वफाकी काबीना में कुछ तब्दीलियों की और साथ साथ जाली अकाउंट्स केस में एक चंद अहम गिरफ्तारियां हुई हैं, उसका साबिक सदर आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी पे क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जो गुस्सा था पार्लियामेंट में वो इसी वजह से था। साथ साथ नाज़रीन हमजा शहबाज के टीटी वाले केस में काफ़ी पेशरफ्त हुई है, वो क्या आगे डेवलपमेंट्स हैं, कौन से अकाउंट्स में मज़ीद क्या चीज़ें आइडेंटिफाई हुई हैं वो भी आपको अपडेट करेंगे। मैं अपने पैनल का आपसे तारुफ करवा दूं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। कराची से हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं मिनहाज किदवाई साहब, CEO हैं सिंध हेल्थ कमीशन के, आपका भी शुक्रिया। और हमारे रिपोर्टर अनवर खान स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है हेल्थ के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नाज़रीन, जब भी ऐसा वाक़या होता है, आज निशवा अपने अल्लाह को प्यारी हो गई और हम बात करते हैं, पूरा वावेला होता है, मीडिया में कवरेज होता है, इस तरह के मेडिकल नेस के केसेस आते हैं, लेकिन फिर चंद अरसे बाद हम वो तमाम चीज़ें भूल जाते हैं। और जो वालिदैन का दुख होता है, निशवा के वालिद ने जो आज बातें की मीडिया से बात करते हुए, इंतहाई अहम गुफ्तगू है और उसमें सवाल क्या उठाया जा रहा है उसी को सुनते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारा माशरा इतना बेज़मीर हो गया है, हम सब इतने बेहिस हो गए हैं कि हम लोग भी एक दो प्रोग्राम करेंगे उसके बाद भूल जाएंगे, फॉलोअप नहीं होगा, सियासतदानों की स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं वो भी कोई कार्रवाई कागजी दिखा देंगी, लेकिन जो लीगल प्रोसेस है क्या उसमें इन दरिंदों को कोई सजाएं मिलती हैं। एक और वाक़या हुआ कराची में कि एक 19 साल लड़की, दांत की तकलीफ थी, गई, उसको इंजेक्शन लगा के उसकी इस्मत दरी की गई, वो भी क्या वाक़या। इस सारी चीज़ें ना सिर्फ ये, पूरे मुल्क में ऐसे केसेस हो रहे होते हैं, लेकिन हम सब शायद बहुत बेहिस हो गए। लेकिन निशवा के वालिद ने सवाल क्या उठाया, आइए देखते हैं। मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत की, लेकिन मेरी बेटी हार गई है, मेरी बेटी हार गई है। प्लीज मिलके कुछ खड़े हो और ताकि किसी और की बेटी ला जाए यार, वरना ये यूं ही खबर बनती रहेगी, तस्वीरें खिंचती रहेगी। मैंने मना किया, उसने फिर भी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा, आज फिर आधा लगाने वाला था, 1 घंटा हुआ तड़प रहा था, मैं इसके पास ले गया तो इसके बहुत हो गया, लगाया था आधा, सबने फ्रिज में रख दिया था, बाद में आके लगाने को बोले थे मेरा बच्चा। नाज़रीन, निशवा के वालिद ने जो सवाल उठाया कि तस्वीरें खिंचती रहेंगी, खबर बनती रहेगी, मीडिया तो तस्वीर खींच सकता है, खबर बता सकता है ताकि माशरे का ज़मीर झंझोड़ा जा सके, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात की ताकि किसी और की निशवा के साथ ये वाला सलूक ना हो। हमारे साथ मिनहाज किदवाई साहब हैं, आपसे जानना चाहूँगा मिनहाज किदवाई साहब, कितने मेडिकल नेग्लिजेंस के इस तरह के केसेस आपको रिपोर्ट होते हैं और इस साल में आपने कोई एक्शंस लिए, कितने केसेस हैं, कोई स्टेटिस्टिक्स शेयर कर सकते हैं हमसे? देखिए, कमीशन का क़याम जो है ना वो फरवरी 2018 में इसको लॉन्च किया है और 1 साल हुआ है अभी हमें इसको फंक्शन किए हुए। तो इसमें तकरीबन 50 कंप्लेंट्स आई हैं हमारे पास टोटल पूरे सिंध भर से, और उसमें से हमारे पास तकरीबन जो 29 को हमने प्रोसेस किया है, बाकी जो 16 इन प्रोसेस हैं और वो 4 सब्जुडिस हैं। तो इस तरह से हम जो भी कंप्लेन आती है उसको मैनेज करते हैं। हमारे कंप्लेन प्रोसेस का एक तरीक़ाकार है जो कि हमारे रेगुलेशंस और एक्ट के मुताबिक है और हमें उसके मुताबिक काम करना पड़ता है। ये कौन से एक्ट के तहत चल रहा होता है आपका काम? सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2413, ये हमारा एक्ट है जिसके तहत हमने फंक्शनिंग जो है ना शुरू की है 2018 में। तो आपने जो बताया 50 केसेस आए, 29 का आपने डिस्पोजल कर दिया, ये 29 केसेस कौन से थे और क्या डिस्पोजल हुआ? इसमें मेजॉरिटी कोई स्टैटिस्टिक्स आप बता सकते हैं हमें?
देखिए इसमें कुछ जो है ना वो ऐसे थे जो कि पेशेंट्स की डेथ हुई थी, हमने उनको जो है ना जो मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस थे उनको हम करते ये हैं कि दो हमारे पास ऑप्शंस हैं, या हम एक पेनल्टी उन पे जो है ना प्रपोज कर सकते हैं, और दूसरे जो कंसर्न डॉक्टर्स होते हैं उनको हम डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भेजते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है। इसको इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है? मेडिकल नेग्लिजेंस आप किसको भेजते हैं? देखिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज पाकिस्तान में 4 हैं इस वक्त। PMDC है, हिप्टिप काउंसिल है, होम्योपैथिक काउंसिल है और पाकिस्तान नर्सिंग और मिडवाइफरी काउंसिल। ये 4 काउंसिल है जो कि रेगुलेट करती हैं हेल्थ केयर प्रोफेशन को। और इसमें प्राइमरी PMDC आ गया, यानी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। हाँ, चारों हैं। चारों को जो है ना वो ये उनको इख्तियार है कि वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले अगेंस्ट द रजिस्टर्ड प्रोफेशनल दैट दे हैव रजिस्टर्ड। राइट, निशवा केस में आपने रिपोर्ट क्या तैयार की है अभी तक? इस पे क्या एक्शन हुआ है? देखिए हमने हमारा जो प्रोसेस था उसको हमने फॉलो किया, और उसके बाद हमने इंस्पेक्शन भी किया और हियरिंग भी की है जो कंसर्न स्टाफ था और एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो उसमें जो मेन अभी हम रिपोर्ट फाइनलाइज कर रहे हैं और कल मैं रिपोर्ट जो इंशाल्लाह रिलीज कर दूंगा, फाइनल स्टेज पे है वो रिपोर्ट। बेसिकली जो है ना वो इसमें जो कंसर्न था फ्लोर पे वो एक मिडवाइफ थी बेसिकली, जिसने कि उसमें प्रिपेयर करके दिया उस नर्सिंग असिस्टेंट को, जिसने जाके ये लगाया। तो वो ये 2 मेन जो है ना वो चीज़ें थी इसके अंदर। और थर्डली ये कि जो वहाँ पर स्टाफ था वो बेसिकली मेजॉरिटी स्टाफ जो है ना वो अनट्रेंड है इसमें, और हम उसमें जो है ना वो अगेन जैसे मैंने कहा कि डिसिप्लिनरी एक्शन जो रिकमेंड करते हैं वो रेगुलेटरी काउंसिल को रिकमेंड करेंगे, पेनल्टी लगाएंगे, और प्लस जो अनट्रेंड स्टाफ है वहाँ पे दारुल सेहत के हॉस्पिटल में तो उनको हम रिकमेंड करेंगे कि वो एज सुन एज पॉसिबल उनको जो है ना वो या तो सस्पेंड करें या टर्मिनेट करें। बिल्कुल ठीक है। ये अस्पताल का मालिक कौन है? इसको ओन कौन करता है? कोई CEO है इसका या कि सिर्फ डॉक्टर? CEO जो थे उनको अभी जो है ना वो उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अच्छा, तो अभी CEO का तो इसमें कोई कसूर नहीं होगा कि उसने इतना अनट्रेंड स्टाफ रखा हुआ था, उसके नाक के नीचे ये सारे वाकयात हो रहे थे, और पता नहीं कितनी निश्वा होंगी जिनके साथ ये मामलात हुए, जिनकी ना तस्वीरें खींची ना मीडिया की हेडलाइन बनी। तो CEO का तो कोई कसूर नहीं, रेजिग्नेशन काफी है उसका। इसमें जो है ना वो प्रॉपर एक HR डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि इनकी जो भी लोग वहाँ पे रिक्रूट होते हैं उनको प्रॉपरली जो है ना स्क्रीन आउट करे, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको जो है ना उनकी जो CVs हैं, उनकी जो क्रेडेंशियल्स हैं, उन क्रेडेंशियली एक प्रोसेस होता है ताकि उसको वेरीफाई कर सके। ये HR का काम है बेसिकली, HR में शायद वो काम नहीं हो पाया। किदवाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मिडवाइफ का जिक्र है आपकी रिपोर्ट में, या CEO के खिलाफ भी आपने कोई एक्शन रिकमेंड किया है? और अस्पताल क्या ये चलता रहेगा? ये अस्पताल इसी तरह मौत बांटता रहेगा इलाज के नाम पे? देखिए चीज ये है कि जो है ना वो हमने इसमें जितने भी अनक्वालिफाइड लोग हैं जो रिकमेंडेशन हमने इसमें करेंगे, मगर जहाँ तक अस्पताल क्लोज करने की बात है, देखिए अस्पताल जो है ना वो 3 लाख लोगों को वहाँ पे सहूलत प्रोवाइड कर रहा है। गलत सहूलत है, सब स्टैंडर्ड है, वो उसको सैनिटाइज करने की जरूरत है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहाँ पर, ताकि जो ये चीजें हुई हैं वो उनका तदारुक किया जा सके और ये चीजें फ्यूचर में इंशाल्लाह रिपीट ना हो। इस हवाले से तो अस्पताल को हम बंद फिलहाल नहीं कर सकते, हम इख्तियार है हमें बंद करने का, मगर क्योंकि वहाँ पर लोग आ रहे हैं, सहूलत मिल रही, तो हमारी कोशिश है कि हम उसके स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करें ताकि वो बेहतर सहूलत जो है ना प्रोवाइड कर मिनहाज किदवाई साहब, आपके पास इख्तियार है इस अस्पताल को बंद करने का, लेकिन अभी आप वो बंद नहीं कर रहे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ ये है कि हम स्टैंडर्ड्स की इम्प्रूवमेंट की बात करें कि स्टैंडर्ड उस अस्पताल के इम्प्रूव किए जाएं। अगर कोई इसमें चीज़ वो नहीं हो पाती, हम एक स्पेसिफिक टाइम देंगे उनको स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने का। अगर वो स्पेसिफिक टाइम में स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव नहीं करे तो फिर हम उसको देखेंगे, मगर फिलहाल चूंकि ये बात है क्वालिटी इंप्रूवमेंट की हमारी, तो हम कोशिश करेंगे कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो अस्पताल की। राइट किदवाई साहब, एक और वाकया भी हुआ इस्मत दरी का, उसमें इंजेक्शन लगाया गया, उसके बाद बाकायदा तौर पे इस्मत दरी की गई उस खातून की और उसे मार दिया गया इंजेक्शन लगा के। ये केस भी आपके पास आ गया या नहीं आया अभी? नहीं, ये नहीं आया अभी हमारे पास। आप इससे आगाह भी नहीं है अभी? आगा हूं मैं, मगर ये केस अभी ऐसा हमारे पास जो है ना वो रिपोर्ट नहीं हुआ है किसी भी हवाले से। तो जैसी इंफॉर्मेशन है हमें, मगर ये कि मीडिया पे रिपोर्ट को आप यकीनन रिपोर्ट नहीं मानते, अगर मैं सही समझ सका हूं, तो आपके पास ये रिपोर्ट कैसे होता है केस? देखिए हमारे पास जो है ना वो जो इंडिविजुअल्स हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट हमें कहे या गवर्नमेंट हमें कहे या कोई इंडिविजुअल जो आदमी जो कि अफेक्टेड है वो हमें आके कहे, देन वी कैन टेक एनी एक्शन अकॉर्डिंग टू
दिस थिंग, हम एनोनिमस या इस तरह की कोई चीज जो होती है, जब तक कि हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं होता है हम उसको एक्शन नहीं ले सकते हैं हमारे रेगुलेशन के मुताबिक। अच्छा मिनहाज किदवाई साहब, आपका कोई ट्विटर हैंडल है, कोई ईमेल है, आवाम आपसे राब्ता करके कंप्लेंट्स कोई रजिस्टर करवा सके, कोई पब्लिकली अवेलेबल नंबर्स हैं आपके, ताकि ये केस भी आपको आगाह किया जा सके, आवाम आपको? जी, हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जो हमारी कंप्लेंट फॉर्म है वो अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी तीनों लैंग्वेजेस में मौजूद है। वो फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है और उस फॉर्म को भर के वो हमें जो भी हो वो कंप्लेन हमें जो है सबमिट की जा सकती है और उस पर हम जो है ना वो एक्शन ले सकते हैं। info@sscc.org.p हमारा जो है ना जो वेबसाइट है उस पर मौजूद है, तो उस पर जो भी लोग हैं वो जाके जो कंप्लेन कर सकते हैं और उस पर हम इंशाल्लाह एक्शन लेंगे। राइट, मिनहाज किदवाई साहब, हमारे रिपोर्टर अनवर खान है, मैं उनसे भी थोड़ी अपडेट ले लूँ इस हवाले से। अनवर खान, इसमें अभी तक एक्शंस क्या हुए, पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, और आपने मिनहाज किदवाई साहब से सुना सिंध हुकूमत के क्या एक्शन हैं इस हवाले से? कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, नहीं हुई, बड़े लोगों को छोड़ के छोटों पे मुद्दा डाला जा रहा है? जी देखें, सूरत हाल तो अलार्मिंग है इस हवाले से भी कि वज़ीर आला सिंध जब लियाकत नेशनल अस्पताल आए थे तो उन्होंने बड़े अफसोस के साथ और बेबसी के साथ इस बात का इजहार किया कि उन्होंने निष्पा की रिपोर्ट तलब की 2 दिन बाद, तो उनको उम्मीद थी कि पुलिस के आला हुक्काम इस रिपोर्ट को उन्हें पेश करेंगे, लेकिन उन्हें अफसोस हुआ कि एक लेटर उन्हें थमा दिया गया जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो ये बेबसी थी सिंध के चीफ मिनिस्टर की, जिसका उन्होंने एतराफ़ भी किया। और अगर निष्पा केस की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा तो उसके साथ साथ वो चीफ मिनिस्टर ने यह भी बताया कि 2014 के अंदर सिंध असम्बली ने इस सिंध हेल्थ केयर कमीशन को जो है पास किया था और गैप के बाद 2018 के अंदर उस पर इम्प्लीमेंट शुरू हुआ और इस्लाहात का भी उन्होंने इशारा दिया कि आज खुद नोटिस लेने की कार्रवाई भी इसमें शामिल की जाएगी कि हेल्थ केयर कमीशन इस बात का इंतजार ना करे कि कोई दरख्वास्त दहिंदा आए अपने साथ जुल्म और ज्यादती के बाद वो दरख्वास्त भी दे, क्योंकि उस पोजीशन के अंदर नहीं होता है। तो निष्पा की सूरत हाल की आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इनिशियल तैयार कर ली गई है, 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड था जो कि पुलिस सर्जन डॉक्टर फरहद अब्बासी थे, उसके अंदर फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे प्रोफेसर डॉक्टर फरहद और लेडी एमएलओ डॉक्टर सुमिया तारिक, और कमोबेश 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक इस मेडिकल बोर्ड का इंतजार करना पड़ा। सुबह सिंध के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के अंदर निष्पा के अहले खाना को अपनी बेटी की पोस्टमार्टम के लिए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रिजर्व कर ली गई है, कॉज ऑफ डेथ उसके अंदर नहीं बताया गया है। उसके लिए जो है मुख्तलिफ सैंपल्स हासिल किए गए हैं। मेडिकल बोर्ड ने आईओ को तमाम चीज़ें दे दी हैं और साथ साथ ये भी कहा है कि मुकम्मल कम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड चाहिए उनको दारुल सेहत अस्पताल का और लियाकत नेशनल अस्पताल का तमाम अज्जा के उन्होंने केमिकल एग्जामिनेशन के लिए डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से रुजू करने का फैसला किया है। कौन कौन से सैंपल उन्होंने हासिल किए हैं उस हवाले से उन्होंने सर मना कर दिया है कि वो सैंपल के बारे में अभी फिलहाल आगाह नहीं किया जाएगा। 15 दिन बाद इसकी हतमी रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी। हेल्थ केयर कमीशन की अगर हम बात करेंगे तो ये 15 अप्रैल 2014 को इसके जो 10 मेंबरान हैं इनकी तैनाती हुई थी और 15 अप्रैल 2019 को इनके जो अरकान है उनकी कानूनी हैसियत जो है अब खत्म हो चुकी है, तमाम चेयरमैन बरकरार हैं। तो आया कि ये जो हेल्थ केयर कमीशन का रिपोर्ट जो अपनी फाइंडिंग देगा, इस कमीशन की मुद्दत अरकान की खत्म होने के बाद क्या इसकी लीगल पोजीशन बरकरार रहेगी? गवर्नर सिंध ने भी इसके ऊपर खासा एतराज़ किया था। उन्होंने कहा था कि इस हवाले से जो है चीफ मिनिस्टर को फौरी इंतजाम करने चाहिए और नए अरकान की तकर्री का जब भी जायजा लेना चाहिए। तो हेल्थ केयर बिल्कुल आपने इम्पोर्टेंट सवाल उठाया। मैं मिनहाज किदवाई साहब, इस सवाल का जवाब है आपके पास कि जब कमीशन पूरा लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड ही नहीं है, मुद्दत मियाद उसकी ख़त्म हो चुकी है, तो इस रिपोर्ट की लीगल कानूनी हैसियत क्या होगी? देखिए, चीज़ ये कि कमीशन बना है एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के सिंध असेंबली के तहत, तो उसकी लीगल पोजीशन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मौजूद है, डायरेक्टर मौजूद है, काम हो रहा है और जो हमारे चेयरपर्सन वो मौजूद है, तो काम सारा चल रहा है। कमीशंस की जो नाम है वो हेल्थ मिनिस्टर को दे दिए गए हैं, तो वो चंद रोज में उसको फाइनल कर लेंगी। मगर ये कि जहाँ तक हमारी फंक्शनिंग की बात है, वी आर ऑल फंक्शनिंग एट द कमीशन। अच्छा, अस्पतालों में कोई काउंटर्स ऐसे बने हुए हैं जहाँ पे कि आपका कंप्लेंट सेल मौजूद हो और किसी को भी किसी प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल में कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसी काउंटर पे उसी अस्पताल में जाके आपकी किसी हॉटलाइन पर रब्ता कर सके? अभी नहीं है, बट ये सजेशन मेरे पास आया है और मैं इसको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करूंगा। राइट, मिनहाज किदवाई साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अनवर खान साहब आपका भी शुक्रिया। लेकिन ये अभी इस पे कार्रवाई इस हवाले से चल रही है, लेकिन आपने सुना मिनहाज किदवाई साहब कहते हैं कि पीएमडीसी भी एक रेगुलेटरी इदारा है और अगर पीएमडीसी के हम मामलात देखें तो लीगल कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल बन रहा है कि क्या कानूनी तौर पे
कॉन्स्टिट्यूटेड है सिंध हेल्थ कमीशन, उसके मेंबरान पूरे हैं। तो इसी तरह का कुछ वाकया हमें पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल पे भी नजर आता है। अगर आप जजमेंट देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जस्टिस साकिब निसार साहब, जस्टिस मुशीर आलम साहब और जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब, इसमें बड़े वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि जनाब ऑर्डिनेंस जब आप रीप्रोमुलगेट करते हैं और उसी तरह का ऑर्डिनेंस आप रीप्रोमुलगेट करते हैं तो ये फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, सबवर्जन है डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस की। और 2019 का हमारे पास पड़ा है ऑर्डिनेंस पीएमडीसी का, जिसको कि प्रोमुलगेट किया गया। अब सवाल ये है कि जनाब ये वाला सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की मौजूदगी में क्या ये रीप्रोमुलगेट हो सकता था? और बिल्कुल उसी तरह का तो ये फ्रॉड अगर हो रहा है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही? साथ साथ जब आप अपॉइंटमेंट्स का चक्कर देखते हैं पीएमडीसी में, वहाँ पर रजिस्ट्रार का पता लगता है डॉक्टर सितारा साहिबा हैं कोई, और हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अदील राजा की उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी आज तो हमारे पास इस हवाले से कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि कितनी कंप्लेंट्स आई, कितनों पे क्या एक्शन हुआ। बहरहाल कल हम इस हवाले से कोई प्रेस रिलीज जारी कर देंगे, अभी डेटा हमारे पास नहीं है, मैं प्रोग्राम पे आके अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकती। पिछले हफ्ते हमने 2 लाइसेंस सस्पेंड किए थे फॉर लाइफ और 2 को 6 माह के लिए उनके लाइसेंस सस्पेंड किए थे। फिर एक लीगल वहाँ पे ऑफिसर हैं सारा साहिबा, उन्होंने जवाब ही कोई नहीं दिया। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब गालिबन फ़ोन करते रहे, हमारी टीम फ़ोन करती रही, रब्ता नहीं हुआ। फिर एक मिस हिना है जो कि पीआरओ हैं, उन्होंने कहा कि जी डेटा ऑफिस में है, हमें मालूम नहीं और हमारे फ़िलहाल मालूम नहीं है और तर्जुमान को टीवी पे आने की इजाज़त नहीं है। अब पीएमडीसी के नाज़रीन जो मामला चल रहे हैं वहाँ पे एक अंदरूनी सियासत की भी कहानी है। एक साबिक रजिस्ट्रार थी डॉक्टर शाइस्ता फैसल, उनके साथ भी सुना है कोई कहानी विक्टिमाइजेशन की चल रही है। एक पुराने रजिस्ट्रार थे नदीम अकबर, उनके खिलाफ भी सुना है कहानियाँ इसी तरह की चल रही हैं। आज जब हमने पीएमडीसी के मामलात मालूम करने की कोशिश की और फिर पता लगा कि डॉक्टर सितारे एक जूनियर ऑफिसर को लगा दिया गया। और पीएमडीसी में जो तैनातियाँ होती हैं इसमें अरशद नवाज एक डिप्टी डायरेक्टर है, इसके जब हमने खतूत वगैरह निकाले तो पता लगा कि जनाब मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज को मालूम ही नहीं था कि कॉमर्स से उठ के ये साहब यहाँ पे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से आ गए। माल वफाकी वजीर आमिर कियानी साहब को फारिग किया जा चुका है और मामलात उसमें क्या थे क्या नहीं थे, क्या उस पर यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर मुबैना करप्शन पे फारिग किया गया है या कोई और मामलात थे या इनएफिशिएंसीज थी, एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन थे, पीएमडीसी के मामलात किसने हल करने थे, तो क्या उस पर भी नैब का रेफरेंस बनेगा या कि फिर जिस तरह अपोजिशन कहती है कि नहीं जनाब ये मामलात उधर ही चलते रहेंगे। बैरिस्टर एम पंसोटा साहब का आपने सारी गुफ्तगू भी सुनी, इस पे जो लीगल पोजीशन है मेडिकल प्रैक्टिशनर एक इदारा है पीएमडीसी, जब उसकी लीगल कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की मौजूदगी में जो ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट किया गया है वो भी हमें लगता है कि जनाब उस जजमेंट की रोशनी में कि वो फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, सबवर्जन है लेजिस्लेटिव प्रोसेस की। तो फिर कौन सा इदारा है जो निशवा जैसे वाकयात होने से रोक सकेगा, या कि जैसे उनके वालिद ने कहा कि जी तस्वीरें खिंचती रहेंगी, हेडलाइंस बनती रहेगी, मीडिया चीखता रहेगा और ये बेहिस माशरा, इसके तमाम बेहिस इदारे इसी तरह बैठ के अपनी अय्याशियां करते रहेंगे, अपनी अंदरूनी सियासत करते रहेंगे, इन पे क्रिमिनल लायबिलिटी किस तरह से इंपोज की जा सकती है? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा जी। जो स्टार्ट में उन्होंने बात की है अबाउट द ऑर्डिनेंस तो इज़ द मोस्ट अनडिजायरेबल थिंग टू डू इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। लेकिन जो बात इस वक्त मैं करना चाहूँगा सीईओ साहब की, जो कि स्पेशली सिंध हेल्थ केयर कमीशन की बात है, उनको मैं सेक्शन 26(2) के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि ये कहता है कि किसी भी इदारे को या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो फील करते हैं कि कोई वायलेशन हो रही है, बल्कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को भेजें। लेकिन वो यहाँ पर डॉक्टर्स को किसी किस्म की स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं, हॉस्पिटल जो है उसको बंद करने के लिए तैयार नहीं है। और जब ये मामला क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जाता है तो वहाँ पर जो इनके ऊपर एफआईआर दी जाती है, उस एफआईआर में कहा जाता है ये कत्ले बेसबब है। वेरएज अगर आप कत्ले अम्द की डेफिनेशन देखें तो उसमें सब क्लॉज ई और डी बड़ा क्लियर हैं, जो कहता है कि एक्ट इतना डेंजरस था कि उससे किसी की डेथ हो सकती थी। मैं समझता हूँ इन तमाम कवानीन की मौजूदगी में अगर डॉक्टर्स को कोई रिलैक्सेशन मिलती है, उनके जो सीईओ हैं कमीशन के, उसको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि कानून क्या कहता है। व्हेन ही हैज़ एन इंस्पेक्शन टीम जो कि इंस्पेक्ट करके इसको रिपोर्ट कर सकती है, तो इस तरह की सिचुएशन में आप खुद सोच सकते हैं कि जी पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स की एहतसाब है उसमें वो किस तरह होगा और किस जानिब वो रामना है। राइट, हमारे साथ सेनेटर मुर्तज़ा वहाब साहब भी मौजूद हैं, मुशीर भी हैं सिंध हुकूमत में। बहुत शुक्रिया सेनेटर मुर्तज़ा वहाब साहब,
आप एक दर्द दिल रखने वाली शख्सियत हैं और ये सारा वाकया भी आपके सामने है। जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है उसमें सीईओ वो रिजाइन कर गया, क्या ये काफ़ी है? अस्पताल अभी तक चल रहा है, क्या ये चीज़ काफ़ी है? और कब हम ये मिसालें बनाना शुरू होंगे? निशवा के वालिद ने बहुत अच्छी बात की कि जी मीडिया शोर मचाता रहता है, मीडिया खबरें भी चला देगा, तस्वीर भी चला देगा और फिर हम सब भूल जाते हैं। आप एक दर्द दिल रखने वाली शख्सियत हैं, कब हम इस माशरे में एक्शंस लेना शुरू करेंगे कि निशवा जैसे और वाकयात ना हो, किसी और की निशवा इस तरह का फेट उसका नसीब ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब वक्त आ गया कि एक्शन लिया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि इस तरह के वाकयात होते हैं, हम सब आके उसको कंडेम करते हैं, सारी कौम यक आवाज़ होके बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद वो मामलात को हम भूल जाते हैं। जब ये निशवा बच्ची का वाकया मंजर आम पे आया तो मैं खुद पर्सनली भी उनके पास उनके वालिद साहब से मिलने गया, बाद में चीफ मिनिस्टर साहब भी गए थे और इस बात की यकीन दहानी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कराई गई थी कि जो कुछ भी वालिदैन की डिमांड है टू इंश्योर फेयर प्ले एंड जस्टिस इन दिस केस, के बच्ची के साथ इंसाफ हो, उसके वालिदैन के साथ इंसाफ हो, और वो लोग जिन्होंने ये वाकया उसके साथ रूनुमा किया है, ये वो लोग जिन्होंने उसको इस हाल में पहुंचाया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 टीम्स बनाई थी। पहली टीम आपको किदवाई साहब ने बता दिया कि हेल्थ केयर कमीशन के जरिए बनी है, जो कि अपनी रिपोर्ट इंशाल्लाह कल तक गवर्नमेंट को भिजवा देगी और इंशाल्लाह उस रिपोर्ट की रोशनी में जो जो कार्रवाई अंडर द लॉ अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, इंशाल्लाह वो कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, उसकी एफआईआर के अंदर मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि रिपोर्ट एक बार आ जाए, एक बार नेग्लिजेंस साबित हो जाए तो जो कार्रवाई उस इदारे के खिलाफ होनी चाहिए जिसने उस फूल सी बच्ची को उसके वालिदैन से छीना, उसके खानदान से छीना, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके अंदर कोई हम एक्सेप्शन, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर हो, जो निशवा के वालिद ने बात की वो भी बहुत अहम बात है। ये दारुल सेहत जैसे और कितने मराकज हैं जो सेहत के नाम पे मौत का कारोबार कर रहे हैं, क्या ये मराकज इसी तरह चलते रहेंगे? क्या इसी तरह जैसे कि हेल्थ सर्विसेज हेल्थ कमीशन के सीईओ भी कह रहे थे कि ना मेडिकल नेग्लिजेंस पे वहां पे केसेस आए हैं, अनट्रेंड स्टाफ था, और कितने अनट्रेंड लोग हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? अर्शद, देखें, अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हम सब सफर करेंगे। आज निशवा गई है, कल मैं चले जाऊंगा, परसों आप चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ हम सबको बहैसियत सोसाइटी, आपने बड़ी सही बात की कि इस बेहिसी को ख़त्म करना होगा और हम सबको यक आवाज़ होके इन चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। और मैं समझता हूँ अगर हम यक आवाज़ होके कोई मिसाली इक़दाम अब उठा लें बहैसियत कौम और मेक श्योर करें कि इंसाफ हो, तो मैं समझता हूँ मिसाल कायम कर सकते हैं कि आइंदा किसी और की बच्ची, किसी और की बहन, किसी और की माँ बाप के साथ इस तरह की कार्रवाई ना हो। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हमें मेक श्योर करना चाहिए कि बेहतरीन तरीके से इसकी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल, वो रिपोर्ट कल आ जाएगी। एक सवाल, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि जो छोटा गला है उसमें तो फंदा आ जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं वो निकल जाते हैं। इस केस में क्या हम डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन देखेंगे, सीईओ के खिलाफ एक्शन देखेंगे और अस्पताल के खिलाफ एक्शन देखेंगे या नहीं देखेंगे? अरशद शरीफ साहब, एक सच्ची बात करूं और दिल की बात करता हूं, आज से 7 साल पहले यही इसी तरह का वाकया मेरी वालदा के साथ रूनुमा हुआ था और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त के ज़माने के जो डॉक्टर्स थे, इंतज़ामिया थी, उसने हमें सपोर्ट नहीं किया था। आज अल्लाह ताला ने अगर मुझे मौका दिया है तो इंशाअल्लाह आप बेफिक्र रहें, आई विल मेक श्योर, मेरी गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि इंसाफ हो और जिन लोगों ने भी ये कसूर किया है उनके साथ इंसाफ को बरूए कार लाते हुए कार्रवाई की जाए, ताकि जो हालात, जिस डिफ़िकल्टी के साथ मुर्तज़ा वहाब और उसके ख़ानदान ने 2012 में इन डॉक्टर्स के हाथों सफ़र किया था, निशवा और किसी बच्चे के खानदान के साथ उस तरह का सुलूक ना हो। मुझे आपकी मदद चाहिए होगी, हमारी गवर्नमेंट को। बिल्कुल, हम सब ये चाहते हैं, तमाम पाकिस्तानी चाहते हैं। और मुर्तज़ा वहाब साहब, ना सिर्फ आपकी वालदा का बल्कि पूरे पाकिस्तान की माओं का आपके ऊपर कर्ज है, हम सब के ऊपर कर्ज है कि इस तरह के वाकयात को रोका जाए। बैरिस्टर पनसोटा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आप और आप जैसे चंद यंग वकला जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी काफ़ी करते हैं, क्या आप आवाम को कोई होप दे सकते हैं कि जैसे ऑनरेबल चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने मॉडल कोर्ट्स बनाई और उस पर स्पीडी जस्टिस देने, लेकिन आपकी वकला बरादरी है, शायद उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, वो चाहते हैं कि वो काम उस तरह ना चले, स्ट्राइक्स भी कॉल करें,
आवाम को रिलीफ देने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए आपकी बार काउंसिल्स में कोई इस तरह के बने हुए वकला के जिनको अप्रोच किया जा सके सेल के, जनाब ये मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है, ये हमने केस को परस्यू करना है? क्योंकि होता है ऐसे केसेस में ये कि जनाब डॉक्टर्स आपसे साइन भी करवा लेते हैं कि जनाब ऑपरेशन से पहले कि हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तो उसकी कोई लीगल वैल्यू होती है? क्रिमिनल नेग्लिजेंस पे हम प्रोसिक्यूशंस कब देखेंगे? कब वकला इस माशरे को इंसाफ देंगे? जो उनकी माओ का उनके ऊपर कर्ज है, जैसे मुर्तज़ा वहाब साहब कहे थे पाकिस्तान का कर्ज है वकला के ऊपर, उस कर्ज को कब अदा करेंगे? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा जी। अभी रिसेंटली एक हाई कोर्ट लाहौर ने मेरे ही केस में एक जजमेंट दी थी, उसमें भी पहले हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जो फाजिल जज साहब हैं उन्होंने मैटर को रेफर किया था पुलिस को और कहा था कि सख्त से सख्त सजा दी जाए जो एमएस थे उस हॉस्पिटल के। मैं समझता हूँ कि ये जो सिंध हाई कोर्ट कमीशन है, पंजाब कमीशन है, इससे बात नहीं बनेगी जब तक क्रिमिनल कानून में सजाएं नहीं दी जाएंगी। मैं आपको एक केस की एग्जाम्पल दे देता हूँ जो पिछले 7 साल से पेंडिंग है। एक पाकिस्तान के नामवर हॉस्पिटल के खिलाफ मैंने केस किया हुआ है, लेकिन उसमें डॉक्टर्स उस केस को आगे नहीं बढ़ने देते क्योंकि वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस रिलेट करते हैं। इस पर कत्ल की सजा जब दी जाएगी, क्योंकि जो भी डॉक्टर कोई भी एक्ट करता है उसको बखूबी पता होता है उस एक्ट की अल्टीमेट रेमिफिकेशन क्या है। अगर आप उनको सजा नहीं देंगे तो दे विल बी एट लूज। पीएमडीसी का हाल आपने खुद बता दिया। जो सीओ साहब की बातें सुनी है, मैं तो काफी डिप्रेस हुआ हूं कि उनको अपने कवानीन की बेसिक शिकें वही नहीं पता। बैरिस्टर पंसोटा साहब, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट मौजूद है और उस केस में दोबारा से आरिफ अलवी साहब ने ऑर्डिनेंस उसी शक्ल में प्रोमुलगेट कर दिया है और वाज़े अल्फाज हैं कि इट्स अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो सुप्रीम कोर्ट में आप जैसा कोई अच्छा वकील ये जाकर नॉलेज में ला सकता है कि जनाब पीएमडीसी में जो सबवर्जन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो रही है और फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, इस ऑर्डिनेंस के जरिए आपकी हिदायत के बरखिलाफ उसको रोका जाए, या कि नहीं चले मामला चल रहे हैं, नया पाकिस्तान है तो सब आंखों पे पट्टी बांध लें, वैसे ही काफ़ी मसाइल हैं जो हल नहीं हो रहे इस हुकूमत से? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जी। इस एक्ट को चैलेंज करना चाहिए और वेरी सून इट विल बी चैलेंज्ड, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस होता है वो सिर्फ तब पास किया जाता है जब असेंबली सेशन में ना हो और आपको कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस मेरिट करते हों। लेकिन यहाँ पर तो अगर आप हर रोज़ एक ऑर्डिनेंस जारी करेंगे तो असेंबली के साथ तो मजाक है, फिर आप डिक्टेटरशिप को बुरा ना कहें, फिर वहाँ पर भी यही कुछ होता रहा है। सो मैं समझता हूँ अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो ये अदालत में ही इसमें असेंबली में मामला को आगे बढ़ना चाहिए, इंस्टेड कि आरिफ अलवी साहब को डेली एक ऑर्डिनेंस पास करना पड़े, और वो भी पीएमडीसी जैसा जिसके ऊपर ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्चर आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। And I think it will be challenged soon. राइट, बैरिस्टर एम पंसोटा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के सेगमेंट में शिरकत करने का। नाज़रीन, यहाँ पे एक वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद जब दोबारा वापस आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्लियामेंट में बहुत गरजे बरसे, क्या कहा उन्होंने, उमर अयूब ने क्या कहा और इसकी वजह क्या है, नदीम भुट्टो कौन है, उसके क्या मामलात हैं, इस पर बात करेंगे एक वफ़े के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज पार्लियामान में साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे और साबिक सदर फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के पोते आमने सामने हुए। मसला वहाँ से शुरू हुआ जब साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, वो पार्लियामेंट में खड़े हुए और उन्होंने मौजूदा वज़ीर आज़म के बारे में कुछ कलमात कहे। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। वजीरों को निकालने से हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम अपनी नाअहली और नाकामी नहीं छुपा सकती है। अगर ये वाकई हम सिलेक्टेड वजीर आजम के फैसले थे या नहीं, अगर ये वाकई हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम के फैसले ही थे, अगर मैं बात नहीं करूंगा, मैं मेरा पार्टी का पार्लियामेंट्री लीडर हूं, तो फिर आपका वजीर आजम बात नहीं करेगा, हम इसको घुसने नहीं देंगे। आप प्लीज को देखो तो लगता है कि मुशर्रफ की कैबिनेट बैठा हुआ है, आप बन के दूसरे आंख से देखो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नजर आती है। अगर ये नाअहल है, नालायक है, प्लीज किसी को फारिग करना था तो हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजे। हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम नालायक है, नाअहल है। और नाज़रीन, कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर, साबिक वजीर खारजा गौहर अयूब के साहबजादे
और साबिक सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते, उन्होंने भी तारीख का एक सबक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे को दिया। और जब उमर अयूब साहब खड़े हुए तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान को डैडी कहा करता था। हमसे पूछे वहां पे जनाब स्पीकर, उन्होंने हुसैन हक्कानी को, एक गद्दार को उठा के पाकिस्तान का सफीर बनाया। जनाब स्पीकर ने खुद आपको अंदाजा लगा ले कि इनकी मुल्क से क्या मोहब्बत थी कि एक गद्दार को अमेरिका में पाकिस्तान का सफीर बनाया। जी नाज़रीन, पोते और नवासे के सवाल और जवाब आपने सुने, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहैसियत एक सियासी जमात आज एहतजाज था। बहुत से लोग सोच रहे थे कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काफ़ी गुस्से में थे। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक सवाल ये भी उठा कि कहीं नदीम भुट्टो की गिरफ्तारी तो इसकी वजह नहीं है। नदीम भुट्टो है क्या और जाली अकाउंट्स केस में इसका किरदार क्या था, उस हवाले से चंद तफसीलात नाज़रीन आपके सामने रखते हैं। JIT के मुताबिक मुलजिम नदीम भुट्टो को 2014-15 में उमैर एसोसिएट्स के जाली अकाउंट से तकरीबन 90 लाख रुपए सिंध बैंक की नोडेरो ब्रांच में मुंतकिल हुए। इस ज़मन में जब JIT ने मजीद तहकीकात की तो नदीम भुट्टो के हवाले से मजीद इंकशाफात सामने आए। JIT के मुताबिक अकाउंट फॉर्म से मालूम हुआ कि नदीम भुट्टो नोडेरो में कायम भुट्टो हाउस का इंचार्ज है, जिसको उस वक्त सदर हाउस का दर्जा हासिल था। JIT के मुताबिक नदीम भुट्टो के अकाउंट में मुख्तलिफ कंपनियों से, जिनमें A1 इंटरनेशनल, इकबाल मेटल्स, लॉजिस्टिक ट्रेडिंग और रॉयल इंटरनेशनल शामिल हैं, कि जाली अकाउंट से कुल तकरीबन 42.88 मिलियन रुपए की रकम मुंतकिल हुई। JIT के मुताबिक ये तमाम कंपनियां फ्रंट कंपनियों के तौर पर काम करती रही हैं और इनसे मुंसलिक अकाउंट्स जाली हैं। JIT के मुताबिक सिर्फ लॉजिस्टिक ट्रेडिंग के जाली अकाउंट से नदीम भुट्टो और इनकी अहलिया के जॉइंट अकाउंट में तकरीबन 80,32,000 की रकम मुंतकिल हुई। JIT के मुताबिक 16.62 मिलियन रुपए की रकम नोडेरो शुगर मिल के अकाउंट से नदीम भुट्टो और इनकी अहलिया के मुश्तरका अकाउंट में मुंतकिल हुई। JIT के मुताबिक नोडेरो शुगर मिल ओमनी ग्रुप की मलकियत है। इस केस में नाज़रीन चंद अहम मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं, चंद वादा माफ गवाह भी मिल चुके हैं, जिससे कि साबिक सदर आसिफ जरदारी और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद के लिए कानूनी सवालात और कानूनी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, और वक्फे के बाद आपके खिदमत दोबारा हाजिर होते हैं। और असद उमर साहब के हवाले से बिलावल ने भुट्टो ने क्या कहा, और एक सवाल भी है जो असद उमर साहब खुद ही उठा रहे थे, और उनको किसने इस हवाले से बताया और क्या चीज़ थी जो नहीं बताई गई, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अपोजिशन क्रिटिसाइज़ तो करिए कि वज़ीर आज़म ने वज़रा को तब्दील क्यों किया, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक दलेराना इक़दाम कि जो लोग काम नहीं करेंगे उन्हें तब्दील किया जाएगा, और ऐसा अनप्रेसिडेंटेड है कि अपने पहले साल हुकूमत में इतनी सारी तब्दीलियाँ की जाए, नॉन परफॉर्मेंस पे कुछ रीशफलिंग भी की गई। हमारे प्रोड्यूसर अली उस्मान साहब पता नहीं अजीब अजीब काम करते रहते हैं, और आज उन्होंने मलकू का एक गाना, मलकू हमारे लोकल सिंगर भी हैं और बड़े मशहूर भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाते रहते हैं। उनका एक गाना है रुलते गया पर चस बड़ी आई है। तो अली उस्मान ने इसको देखा कि वुज़रा इस हवाले से, रीशफल के हवाले से क्या सोचे होंगे, यानी कि हम बर्बाद तो हो गए लेकिन मज़ा बड़ा आया। आइए देखते हैं। कैप्टन मुसलसल अपनी टीम की तरफ देख रहा होता है, अच्छे कैप्टन ने मैच जीतना होता है, उसको बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है, बैट्समैन किसी को ऊपर खिलाना पड़ता है, किसी को नीचे। कई दफा उसे किसी को टीम में निकाल के नए खिलाड़ी को लाना पड़ता है, कई दफा उसे किसी को टीम में निकाल के नए खिलाड़ी को लाना पड़ता है। अभी भी मैंने अपनी टीम के अंदर बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया और थोड़ी एक आध तब्दीली की है। मैं आगे
नाज़रीन रुलते गए आप पर चस बड़ी आई है। इस पे नाज़रीन मजीद भी आपको आगाह करेंगे काबीना की तब्दीलियों के हवाले से। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।